वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं सब? हो गए ब्रेक? एंजॉय कर लिया? थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया? हाँ सर जी। आओ जरा शुरू करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल शुरू करते हैं। हाँ, हम किस पे थे? हम थे सर एक क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन का नाम है व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। आओ लिखो मेरे साथ साथ, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। सर क्वेश्चन ये है, क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? बिल्कुल एग्जाम में आता है। आइए मेरे साथ साथ लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो भी है इसका, ठीक है, मेरे ख्याल से 2 है। एक तो हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखो वाई वाई शुड वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। क्वेश्चन है कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिशन क्यों होना चाहिए। आओ जरा मेरे साथ साथ देखो। सबसे पहले तो हमने किसके बारे में समझा सर? अभी अभी हमने मिशन के बारे में समझा। विजन क्या था सर? विजन था दूर तक देखने की बात होती थी। मिशन क्या है? मिशन कह रहा है कि करंटली आपकी पोजीशन क्या है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं तो सर मिशन जो है सबसे पहले ब्लूप्रिंट है किसका? कंपनी के फ्यूचर का। मेरे साथ साथ कहेंगे विजन। सर ये तो विजन पे चला गया। मिशन, सॉरी, हम मिशन की बात कर रहे हैं। मिशन क्या है सर? मिशन आंसर देता है क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन? व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअलाइज एंड आर्टिकुलेट द मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन, यानी कि ये बताता है कि भैया हम किस पोजीशन में है। कॉन्सेप्चुअलाइज करता है एंड बताता है। आर्टिकुलेट मत करना, आर्टिकुलेट करना मतलब बताना, द मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन विद द रिक्वायर्ड क्लैरिटी, मतलब वही कि भैया हम किस बिजनेस में है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स इन मैटर ऑफ मिशन। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मिशन के मैटर में, यानी जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है उसमें लैक्स नहीं कर सकते, यानी कि उसमें कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। तो फर्म वर्किंग टू मैनेज देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स इन द मैटर ऑफ मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन। बताओ, बात समझ आया? एक्चुअली में देखा जाए तो मिशन इन दोनों की बातें करता है, हम किस बिजनेस में हैं और हम क्या कर रहे हैं। फिर ये उसी के ऊपर है कि भैया हमें जब ये पता होगा हम क्या बिजनेस कर रहे हैं तो हम कॉन्सेप्चुलाइज कर सकेंगे, आर्टिकुलेट यानी बता सकेंगे अपना मिशन और बिजनेस की डेफिनेशन। और इसमें कोई भी लैक्स नहीं, मतलब ढील नहीं होनी चाहिए। अब आता है मेन मुद्दा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो, अ कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। बिल्कुल प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे होता है सर, आपने भी यही बताया कि मिशन जो है प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे होता है। किस पे फोकस करता है सर? प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे फोकस करता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट, यानी कि मिशन स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकता हूं, और एक्सप्लेन द significance of a mission statement। ठीक है, हमें क्या बताना है सर? इंपॉर्टेंस बतानी है, सिग्निफिकेंस बताना है। किसका सर? मिशन स्टेटमेंट का। इसके लिए मैंने स्टोरी बनाई है। एक स्टोरी कौन सी बनाई है सर? स्टोरी बनाई है मैंने इसके लिए एप्पल का एप्पल एप्पल का वीआर मिशन। वीआर मतलब सर वीआर ग्लासेस बनाए थे ना जो उसने, ये उसकी बात हो रही है। आओ जरा पहले एक बार स्टोरी समझते हैं, फिर इसको समझेंगे कि कितने पॉइंट्स इसमें हमारे हो जाएंगे। आओ जरा, सबसे पहले मैंने आपको कहा, देखो ये कौन है सर? ये मेरा ही एक 3D कॉमिक अवतार है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सर देखो, हम पढ़ रहे हैं कि मिशन होना क्यों जरूरी है। वाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, या सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में मिशन का। तो इसका हमने एक स्टोरी बनाई है कि एप्पल कंपनी ने वीआर सेट बनाया। वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी बनाया। ये उनका मिशन था। उनका मिशन था कि हमें वर्चुअल रियलिटी सेट बनाना है। एप्पल कंपनी में भी मिशन होना बहुत जरूरी है।
एप्पल कंपनी में भी मिशन होना बहुत जरूरी है। वाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, या मैं कह सकता हूं कि इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा सर, देखो हमारे दिमाग में पहले तो स्टोरी आनी चाहिए सर, मिशन की बात हो रही है, मिशन कहाँ इंपॉर्टेंट है, एप्पल कंपनी को वीआर ग्लासेस बनाने थे, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस बनाने थे, उसके लिए मिशन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले तो लोग बैठे, कौन बैठे सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, या मैं कहूं इंजीनियर्स, टॉप लेवल के ऑफिशियल्स बैठे। उन्होंने कहा कि हमें क्या बनाना है सर, हमें बनाना है वी आर सेट, यानी वर्चुअल रियलिटी सेट बनाना है। तो सबसे पूछा गया क्या सब लोग सहमत हैं, तो सबने कहा हाँ हम सब सहमत हैं, जिसको कहते हैं यूनैनिमिटी। क्या कहते हैं इसको, यूनैनिमिटी। यानी जहां पे जब लोग बैठे होते हैं, लेट सपोज 100 लोग बैठे हैं, और अगर कोई डिस्कशन चल रही है, किसी मुद्दे पे बात चल रही है, और उस पर वोटिंग लेनी है, उस पर वोटिंग लेनी है, और अगर सारे के सारे लोग, मेजोरिटी नहीं, सारे के सारे लोग उसमें एक डिसीजन पे आते हैं, चाहे हाँ या ना हो, तो उसको कहा जाता है यूनैनिमिटी। आप ये कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे, एक होता है यूनैनिमस रेजोल्यूशन। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, और वो रेजोल्यूशन में सारे डायरेक्टर्स ने, सारे के सारे डायरेक्टर्स ने बिल्कुल उसको सपोर्ट किया होता है, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं होता, तो उस रेजोल्यूशन को कहा जाता है यूनैनिमस रेजोल्यूशन। तो सेम यहां पर है कि एप्पल कंपनी के को क्या बनाना है सर, वीआर सेट बनाना है, उसके लिए मिशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन इन एप्पल कंपनी फॉर मेकिंग द वीआर सेट। तो सबसे पहले कौन बैठा सर, सबसे पहले दिमाग में पिक्चर बनाइए कि कौन बैठा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, उनसे बात हुई कि क्या हमें ये प्रोडक्ट मार्केट में निकालना चाहिए, क्या ये फेल तो नहीं हो जाएगा। तो सबने कहा नहीं, मार्केट बिल्कुल अच्छी है, आप ये प्रोडक्ट निकालिए, किसी ने भी मना नहीं करा, मतलब यूनैनिमिटी की बात हो रही है। आओ जरा क्या लिखा हुआ पढ़ो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग करी, यूनैनिमिटी यानी एकजुट होकर, होकर यूनैनिमिटी से प्रपोज डिसाइड किया कि वीआर सेट बनाना है, यानी कि यूनैनिमिटी से उन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना है सर, वीआर सेट बनाना है। बात समझ आई, पहली कहानी का मुद्दा या पहली कहानी का पॉइंट क्या है, वीआर, सॉरी यूनैनिमिटी वीआर बोल गया। पहली कहानी का मेन पॉइंट क्या है, यूनैनिमिटी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद क्या हुआ, अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है सर, वीआर सेट बनाना है, अब वो किसको बुलाएंगे सर, उसके नीचे के जो लोग हैं, यानी कि फंक्शनल लेवल या डिविजनल लेवल वाले, एग्जीक्यूटिव वाले जो है, उनको बुला के कहेंगे कि देखो हमने सोचा है वीआर सेट बनाना है, इसके लिए स्पेसिफाई करो पर्पस एंड एसेस एंड कंट्रोल सीपीटी। मतलब क्या है सर, इसके लिए मिडिल डिविजनल लेवल के मैनेजर्स को बुलाकर स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, स्पेसिफाई किया अपना पर्पस कि हमें क्या बनाना है सर, हमें वीआर सेट बनाना है, एंड बताया, और साथ में ये बताया इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट करना है, इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट करना है। एक बार दोबारा से बताता हूं कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करा यूनैनिमिटी से, ठीक है। फिर उन्होंने किसको बुलाया सर, मिडिल या डिवीजन लेवल को बुलाया, जहां पे उन्होंने स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, और ये कहा कि इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर लो, और ये कहा कि इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर लो। देखो अगर आपको याद करना है तो ऐसी कहानियों के थ्रू ही याद होगा, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने बैठ गए ना, ऐसा नहीं है मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन याद करने के लिए देखो, प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम पागल हैं, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटर में हो आप, फर्स्ट ग्रुप हो सकता है कहीं लोगों ने क्लियर भी कर लिया हो, आप सब इंटेलिजेंट हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि सर 3 घंटे में हमारी इंटेलिजेंस है ना, जो चेकर है या इंस्टीट्यूट नाप नहीं सकता, ये फैक्ट है। आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, तो उनके हिसाब से आप इंटेलिजेंट नहीं हो। और वही कोई महामूर्ख भी है, एक्चुअली तो नहीं होते, चार्टर्ड में इतने महामूर्ख नहीं होते, फिर भी अगर कोई थोड़ा मूर्ख इंसान भी है, वो एग्जाम लिखने में बड़ा अच्छा है, रट्टा लगाने में बड़ा अच्छा है, तो इंस्टीट्यूट उसको मान लेता है ये बड़ा अच्छा है, और उसको रैंक भी मिल जाती है। हालांकि इतनी आसान नहीं होता रैंक लाना, उसके लिए पढ़ना भी अच्छे से पड़ता है। तो अब क्या है कि भाई ये जो हमारा सब्जेक्ट है एसएम का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, इसमें क्या है सर, इसमें हमें अपनी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो नहीं बतानी चेकर को, जो उसने मांगा है वो हमें रटना है, वो दिमाग में बैठाना है, और वही उल्टी करके पेपर पे आ जाना है। वही आपका जो आपने उसमें उलट दिया है वो चेकर चेक कर लेगा और आपको नंबर दे देगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि समझना नहीं है, समझना भी जरूरी है, लेकिन पास होना उससे ज्यादा जरूरी है? आओ चलो, तो इसलिए कहानी में बनाया। तो दूसरा क्या था पॉइंट सर? दूसरा किसको बुलाया, याद करो दिमाग में। सबसे पहले तो यूनानिमिटी से क्या कर रहे हैं सर? एप्पल कंपनी को वीआर सेट बनाना है, उनका मिशन है, उनका मिशन है, मिशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन है, ये रिलेट कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले क्या है, वीआर सेट बनाने के लिए कौन बैठा सर? सबसे पहले बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने यूनानिमिटी से रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ हमें ये काम करना है। यूनानिमिटी मतलब एकजुट होकर। दूसरा किसको बुलाया सर? मिडिल लेवल या फंक्शनल लेवल को बुलाया और स्पेसिफाई किया अपना पर्पस, और ये कहा कि अब इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर दो। अब इस पर्पस को गोल में क्या कर दो सर? कन्वर्ट कर दो। ठीक है सर। उसके साथ साथ असेस कंट्रोल करो सीपीटी। क्या करो? असेस एंड कंट्रोल करो सीपीटी। सर सीपीटी क्या है? ये तो पहले होता था। सीपीटी का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट, परफॉर्मेंस और टाइम। भाई हमें वीआर सेट बनाना है तो स्पेसिफाई करा मिडिल लेवल को क्या? पर्पस, और ये कहा कि असेस करो सीपीटी, असेस एंड कंट्रोल करो सीपीटी। सीपीटी मतलब वीआर के लिए जो कॉस्ट लगेगी, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी और उस पे जो टाइम लगेगा, उस पे जो टाइम लगेगा। मुझे बताओ कि दोनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई? ठीक है, एक बार दोबारा से याद करो मेरे साथ साथ, बिना कुछ बोले। मैं भी नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलेंगे, मन में बोलेंगे। एप्पल कंपनी का मिशन था, सर बोल रहे हैं आप? ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। एप्पल कंपनी का मिशन था, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, उसको वीआर सेट बनाना है। सबसे पहले यूनानिमिटी से रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद मिडिल लेवल को बुलाया, स्पेसिफाई किया पर्पस, स्पेसिफिक किया पर्पस और कहा इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर दो, और कहा कि साथ में कंट्रोल एंड असेस करो, कंट्रोल एंड असेस करो सीपीटी। सीपीटी मतलब कॉस्ट, परफॉर्मेंस और टाइम। हाँ सर याद हो गया। अब इसको लिखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। चलो, तो 2 पॉइंट याद हो गए। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में क्या हुआ सर? अब मिडिल लेवल या फंक्शनल लेवल को काम करने के लिए हमें क्या देना है सर? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी तो देने हैं। यानी हमने उनको कहा कि भाई कंट्रोल करो, असेस करो, क्या कॉस्ट, परफॉर्मेंस, टाइम, और वीआर सेट को बनाना है। अब वो हमसे क्या कहेंगे? भैया बजट तो एलोकेट करो। एक्चुअली में यही होता है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, तो उसमें बजट एलोकेट होता है हमेशा। हर कॉर्पोरेट में यही होता है कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट है तो वहां पे एग्जीक्यूटिव को समझा दिया जाता है ये करना है, और आपको अपने एम्प्लॉय से ये सब करवाना है। तो उसके लिए क्या है? रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं कि क्या कोई ऑफिस अलग से दिया जाएगा, कितने इसमें कोई लोगों को हायर करना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर हमें कितना पैसा लगेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो सर इससे क्या होगा सर? 2 बातें होंगी। एक तो स्टैंडर्ड से एलोकेट करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी वो बोलेगा अच्छा सर 50 करोड़ रुपए चाहिए, ये लो 50 करोड़ ले जाओ, नहीं। हम स्टैंडर्ड बनाएंगे कि भैया देखो हमारे अकॉर्डिंग इतना खर्चा होता था, तो इतना ही लगभग होना चाहिए, कम ज्यादा हो गया तो देख लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज। स्टैंडर्ड से, मेरे साथ साथ बोलिए, स्टैंडर्ड से एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड से एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज। अब इससे क्या होगा सर? इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट भी करेंगे। मोटिवेट किया टू यूज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, मोटिवेट किया टू यूज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। मुझे बताओ बात समझ आई? एक बार दोबारा से शुरू से बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सर मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। सर एप्पल कंपनी को मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस चाहिए, या सिग्निफिकेंस उसे पता होनी चाहिए। सर आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? देखो ये थ्योरी है, मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, थोड़ा मगअप कराना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ आप कर लीजिए, क्योंकि आपको आएगा ना, देखो पक्का आ जाएगा। एग्जाम में आप में ना याद करोगे, हाँ सर ने जो एक एक बातें कराई थी ना, रटवा दी थी, और सर हम बहुत आराम से पेपर कराए। क्योंकि पर्पस है सर पास होना। नॉलेज आप ले लोगे, नॉलेज नो डाउट आप प्रैक्टिकली भी ले लोगे, पर पर्पस अभी क्या है सर? पास होना, एक बार में पास होना। ठीक है, अब चलो। सबसे पहले सर एप्पल कंपनी को मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए थी, सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए थी, उनको वीआर सेट बनाना था, वर्चुअल रियलिटी सेट बनाना था। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठी, यूनैनिमिटी से यानी एकजुट होकर उन्होंने काम किया। उसके बाद सर मिडिल फंक्शन लेवल को बुलाया और वहां पे अपना पर्पस स्पेसिफाई किया पर्पस, और कहा इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर दो, इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उन्होंने कहा कर देंगे, और साथ में उसने कहा कंट्रोल एंड एसेस करो, कंट्रोल एंड एसेस करो सीपीटी। सीपीटी मतलब सी से था हमारा कॉस्ट, पी से था परफॉर्मेंस और टी से था टाइम।
अब मिडिल और फंक्शनल लेवल वाले जा रहे थे, उनको कहा कहाँ जा रहे हो, अरे भाई पैसे वैसे भी तो ले लो, रिसोर्सेज भी तो ले लो, तुम्हें कोई और कहीं बिल्डिंग चाहिए, कोई मशीन चाहिए, कुछ आपको टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियर चाहिए, क्या चाहिए, पैसा वैसा चाहिए, कुछ बताओ तो। उसने कहा हाँ हाँ सर रिसोर्सेज तो चाहिए। तो रिसोर्सेज में कितने पैसे चाहिए, कह रहे दे दो 200-300 करोड़ दे दो। हमने कहा ये क्या मतलब है 200-300 करोड़, नहीं ठीक है भाई, आपको स्टैंडर्ड से एलोकेट करे जाएंगे रिसोर्सेज। और साथ में कहें साथ में ये भी कहा जो एग्जिस्टिंग वाले इंप्लॉय है ना उनको भी मोटिवेट करो, उनको भी मोटिवेट करो ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज यूज करें। मुझे बताओ तीनों पॉइंट समझ आ गए, चलो तो पढ़ो क्या लिखा है सर। मिडिल लेवल को फंक्शनल लेवल एंड एम्प्लॉय से काम करवाना होता है, बिल्कुल। इसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए हमने रिसोर्सेज, एंड मोटिवेट किया टू यूज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, बिल्कुल सर। ठीक है सर, हमारे 3 पॉइंट कवर हो गए। अब वैसे उसके अंदर तीसरा और चौथा दोनों पॉइंट यही थे, मैं आपको बताऊं, ये पांचवा आ गया ना, ये था हमारा पॉइंट नंबर 3 और 4 था ये मोटिवेट करना, तो 3 और 4 कवर हो गए। अब कौन सा आएगा सर, अब होगा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है सर, पॉइंट नंबर 5 है अब मैनेजर किसको बुलाएंगे सर, मैनेजर बुलाएंगे किसको सर, मैनेजर बुलाएंगे एम्प्लॉइज को, क्योंकि मैनेजर को रिसोर्सेज दे दिए। रिसोर्सेज जो है, पैसा जो है कभी भी एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, मैनेजर्स को दिया जाता है। तो मैनेजर्स को हमने क्या दे दिया सर, रिसोर्सेज दे दिए। अब मैनेजर किसको बुलाएंगे सर, एम्प्लॉय को बुलाएंगे। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर ने एम्प्लॉय को बुलाया और उसको क्या समझाया सर, उसको समझाया एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस। उसको कहा कि भैया हमारे लिए वीआर सेट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमसे पहले कोई दूसरी कंपनी बना लेगी। एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस का मतलब फोकल पॉइंट बताया, क्या बताया सर, फोकल पॉइंट बताया। अब ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, फोकल पॉइंट। हम एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा, फोकल पॉइंट। ठीक है, यानी कि फोकल पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और डायरेक्शन, तीन चीजें बताई। एक तो फोकल पॉइंट समझाया, किसने सर, फंक्शनल लेवल वाले ने। अब एम्प्लॉय को बुला के कहा कि देखो भैया हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है कि वीआर सेट बनाना है, हमें पैसा भी एलोकेट कर दिया है, मोटिवेट भी कर दिया हमने लोगों को। अब मैं आपको एम्प्लॉय को बता रहा हूं कि फोकल पॉइंट क्या है, क्या बता रहे हैं, फोकल पॉइंट क्या है। उसके अलावा बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, देखो वहां पे उन्होंने बताया था पर्पस को किस में कन्वर्ट करो, गोल में। अब वो पर्पस किसको बताया जा रहा है सर, वो पर्पस एम्प्लॉय को बताया जा रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। उसके साथ साथ एम्प्लॉय को तो पता नहीं है काम कैसे करना है, एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा सर, हम एम्प्लॉय को डायरेक्शन देंगे। क्या देंगे एम्प्लॉय को, डायरेक्शन। यानी कि पांचवें पॉइंट में क्या क्या आया सर, पांचवें पॉइंट में फंक्शनल लेवल ने, मेरे साथ साथ आंखें बंद करके सोचो, पांचवें पॉइंट में फंक्शनल लेवल ने किसको बुलाया सर, बुलाया एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज को क्या बताया, फोकल पॉइंट बताया, फोकल पॉइंट बताया। उसके अलावा क्या बताया सर, ऊपर वालों ने ना उनको पर्पस बताया था, वो टॉप लेवल वाले ने, तो ये पर्पस ये इनको बताएंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। क्या बताया सर, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। उसके बाद आखिरी में क्या बताया सर, आखिरी में सर एम्प्लॉय को है ना खुद से पता नहीं होता, तो एम्प्लॉय को डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, तो हम क्या करेंगे फिर, डायरेक्शन देंगे। मुझे बताओ 5 पॉइंट कवर हो गए, कहीं कोई दिक्कत, टोटल 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट कवर हो गए हमारे। अरे सर ये तो बड़ा इजी है, हाँ बहुत इजी है। अच्छा, उसके अलावा सर देखो उसके बाद क्या होगा सर, ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल इनटू वर्क असाइनमेंट। अब फाइनली एम्प्लॉय को बता दिया, तो एम्प्लॉय ने क्या करा, अब एम्प्लॉय काम करेंगे। तो एम्प्लॉय ने ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्टिव को गोल में, याद है उन्होंने पर्पस बताया था और कहा था पर्पस को गोल में किसमें कन्वर्ट करो, तो ये कौन करेगा, एम्प्लॉय। यानी ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्टिव्स को गोल में, एंड एंड कंप्लीट किया टास्क जो असाइन था, और जो टास्क उनको असाइन था वो कंप्लीट किया। तो छठा पॉइंट क्या है सर, एम्प्लॉय ने, जो आपने पहले कहा था ना ऑब्जेक्टिव को गोल में कन्वर्ट करो, तो एम्प्लॉय ने ऑब्जेक्टिव्स को गोल में कन्वर्ट करा, और जो उनको टास्क असाइन करा था, जो उनको टास्क असाइन करा गया था वो उन्होंने कंप्लीट किया। अच्छा, तो 7 पॉइंट क्या है सर, अब बताओ क्या हो गया, तो काम कंप्लीट हो गया। तो 7 पॉइंट है, सबने मिलकर, पॉइंट नंबर 7 में पढ़ो, सबने मिलकर काम किया, सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर एंड इन्वायरमेंट। इससे क्या हुआ सर, सबने जब मिलके काम किया, लास्ट में पार्टी मनाई, अब ये बात हुई कि भाई हमारा जो वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सेट हुआ है। देन प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बना, यानी सबके अंदर क्या बना सर, प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बना।
और एम्प्लॉय ने भी गोल ओरिएंटेड मैनर में काम किया, एम्प्लॉय ने भी गोल ओरिएंटेड मैनर में काम किया। यानी क्या क्या पॉइंट आया सर, लास्ट में सबने मिलकर पार्टी करी जिससे उनको पता चला कि हमारा वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, यानी कि सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर एंड इन्वायरमेंट, और सबने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बने, प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बना हमारा। और उसके साथ साथ सर जब सबने मिलकर काम करा तो मतलब गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करा, गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करा। मुझे बताओ बात समझ आई? एक बार दोबारा से आंखें बंद करके हम सातों पॉइंट रिवाइज करेंगे। आइए मेरे साथ साथ, हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम मिशन स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने कहानी क्या बनाई कि एप्पल कंपनी को वीआर सेट बनाना था, उनका मिशन था जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन या सिग्निफिकेंस ऑफ अ मिशन। तो सबसे पहले क्या हुई बात सर, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, उन्होंने यूनानिमिटी से क्या करा, पर्पस डिसाइड करा कि हमें वीआर सेट बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद उन्होंने स्पेसिफाई किया, किसको बुलाया, डिवीजन लेवल या मिडिल लेवल को बुलाया, स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, और ये कहा कि इस पर्पस को किस में कन्वर्ट कर दो सर, गोल में कन्वर्ट कर दो। इसके साथ साथ सर असेस एंड कंट्रोल करो, सीपीटी मतलब कॉस्ट, परफॉर्मेंस और टाइम। फिर ये किसको, अच्छा इसके जब ये जा रहे थे तो इनको रोक के क्या कहा सर, दो पॉइंट और कहे। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज लेते जाओ, यानी कि एलोकेट करो स्टैंडर्ड तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज। उसके साथ साथ क्या करो सर, मोटिवेट करो टू यूज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। फिर ये किसको बुलाएंगे सर, ये बुलाएंगे इंप्लॉइज को, और इंप्लॉइज को बुला के क्या कहेंगे सर, इंप्लॉइज को बुला के बताएंगे फोकल पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बताएंगे और डायरेक्शन देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर ये लोग क्या करेंगे, इंप्लॉय काम करेंगे, इंप्लॉय ट्रांसलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को गोल में, और कंप्लीट करेंगे जो टास्क असाइन है। और लास्ट में सबने मिलकर पार्टी करी जिससे पता चला कि इतना अच्छा काम किया है कि ओवरऑल वर्क कल्चर एंड इन्वायरमेंट बना, सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर एंड इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बना, ओवरऑल वर्क कल्चर एंड इन्वायरमेंट, और दूसरा प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट। ऑल एम्प्लॉय ने गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करा। मुझे बताओ समझ आया? चलो आओ जरा। तो सबसे पहले क्या था सर, सबसे पहला पॉइंट था टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट क्या था सर, यूनानिमिटी। तो टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मिशन स्टेटमेंट से क्या होता है सर, मिशन स्टेटमेंट से यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। एक काम करते हैं, इसको बुक में से पढ़ते हैं। चल, तो पहला पॉइंट क्या था मुझे बताइए, सबसे पहला पॉइंट क्या था सर, सबसे पहले था यूनानिमिटी। तो सबसे पहला पॉइंट आया यूनानिमिटी। तो क्या हुआ सर, पहला पॉइंट है टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, यूनानिमिटी था और पर्पस, टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद पॉइंट क्या था सर, उसके बाद था हमने किसको बुलाया था सर, उसके बाद हमने बुलाया था डिविजनल लेवल वालों को, और उनको क्या कहा था सर, उनको स्पेसिफाई किया था ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, और कहा था ट्रांसलेट दीज पर्पस इनटू गोल्स, इन सच अ वे, और क्या कहा था कि असेस करो, क्या सीपीटी, कॉस्ट टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल। मैंने आपको मेन पॉइंट्स याद करा दिए उससे, कहानी से। अब उस कहानी को याद करते हुए आपको ये सारे पॉइंट जो है वो समझने होंगे और लिखने भी होंगे। ठीक है, चलो लिखना मतलब अपने कॉपी में तो नहीं लिखना, आपको एग्जाम में लिखने की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला पॉइंट था सर यूनानिमिटी एंड पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू एंश्योर यूनानिमिटी, मेरे साथ साथ कहो, टू एंश्योर यूनानिमिटी यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद बुलाया था मिडिल और फंक्शनल लेवल को, उनको हमने क्या कहा था सर, उनको हमने स्पेसिफाई किया था, लिखो, कहो, टू स्पेसिफाई, कहो मेरे साथ साथ, टू स्पेसिफाई organization purposes, to specify organization purposes and the translation of these purposes into goals in a such a way in
in such a way, in such a way the cost, time and performance, in such a way the cost, time and performance parameters can be assessed, parameter can be assessed and controlled. उसके बाद क्या था सर, उसके बाद हमने बुलाया, जब वो जा रहे थे तो हम उनको स्टैंडर्ड से एलोकेट किया था ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। तो टू डेवलप, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है सर, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड, टू डेवलप अ बेसिस फॉर और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, और मोटिवेट करा था, यानी कि टू प्रोवाइड अ बेसिस, दोनों में क्या है सर, बेसिस प्रोवाइड हो रहा है, किस लिए, फॉर मोटिवेटिंग, to provide a basis for motivating the use of organization resources। उसके बाद क्या था सर, उसके बाद एम्प्लॉय को बुलाया गया और एम्प्लॉय को उन्होंने क्या बताया, फोकल पॉइंट बताया, टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट। उसके साथ साथ क्या बताया सर, फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद इन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, और क्या बताया सर, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, यानी पहला पॉइंट फोकल पॉइंट, दूसरा है सर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। बात समझो, to serve as a focal point यानी area of importance for those who can identify the organization purpose and direction दी। मुझे बताओ क्या उन पॉइंट से आप ये पूरा सेंटेंस बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद था सर, उन्होंने अच्छे से काम करा, किसने, एम्प्लॉयज ने अच्छे से काम करा, यानी कि उन्होंने कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा। तो यहां पे टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव और गोल्स को किसमें कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा वर्क स्ट्रक्चर में। इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क to responsible element within the organization, assignment of task to responsible elements within the organization। और लास्ट में क्या हुआ सर, पार्टी मनाई तो सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर, प्रोफेशनल बिजनेस लाइक एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉय वर्क अंडर गोल ओरिएंटेड मैनर। मुझे बताओ सातों पॉइंट क्या आपको समझ आ गए? अब इसको एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, मेरी बात समझना, मैं इस बार आपको प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको समझाऊंगा। अभी तो मैंने आपको रटने वाली बात बताई थी, अब इसको समझ के करते हैं कि एक्चुअली में मिशन स्टेटमेंट जो है, मिशन स्टेटमेंट किसकी बात करता है सर, मिशन स्टेटमेंट प्रेजेंट की बात करता है। मिशन स्टेटमेंट फोकस ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। तो मिशन स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो जब मिशन स्टेटमेंट होगा तो बताओ, जब तक मेरे पास लिखा हुआ नहीं होगा, जब तक मुझे पता नहीं होगा कि भाई मुझे करना क्या है और मैं किस हालत में हूं, किस पोजीशन में हूं, तब तक मैं अपने विजन तक पहुंच नहीं सकता। तो सबसे पहले तो क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबसे पहले उनके अंदर यूनैनिमिटी होनी चाहिए, अपने पर्पस को लेके, अपने पर्पस को लेके यूनैनिमिटी होनी चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, मेनली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप लेवल की बात कर रहा है, कि भाई ऐसे नहीं होने चाहिए कि अगर हमारे 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जिसमें से 2 तो हमेशा नेगेटिव भी बात करते रहते हैं, अरे ये तो नहीं चलेगा, ये तो बेकार है। एक्चुअली में आपको उन लोगों से भी दूर होना चाहिए। अगर आपके दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, 10 में से 2 ऐसे हैं जो हर चीज में नेगेटिव बातें करते हैं, तो उनसे जितनी जल्दी दूर हो जाओगे उतना अच्छा है। क्योंकि क्या है कि देखो फिर वो ये कहते हैं, देखो हमने कहा नहीं था, अरे नहीं होगा, कुछ नहीं होता, सब बेकार है। तो ये हर बार है ना, हर कोई एक बार के अंदर सक्सेस नहीं होता, और हर किसी की चीज जो है या कोई भी काम एक बार के अंदर पूरा नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा लेट हो गए हो। तो पूरा तो वो भी होगा, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करोगे, क्योंकि नेगेटिव लोग इतनी चीजें भर देंगे कि आप कोशिश करना ही छोड़ दोगे, तो नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि भाई मिशन स्टेटमेंट जो है टॉप लेवल वालों को पता होगा, तभी तो वो यूनैनिमस पर्पस होगा उनके अंदर, यानी यूनैनिमिटी से मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद सर, अगर मेरे पास मिशन स्टेटमेंट होगा तो स्पेसिफाई होगा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, टॉप लेवल वालों को तो यूनैनिमिटी है, और जो है उसका पर्पस जो है हम ट्रांसलेट कर पाएंगे पर्पस को किसमें, गोल में। यानी कि अब किसकी बात हो रही है सर, मिडिल लेवल वालों की, कि जब उनको पता चलेगा या उनको हम बताएंगे तो वो ट्रांसलेट या कन्वर्ट करेंगे उस पर्पस को गोल में, कि वो उनके लिए गोल बन जाएगा। ठीक है, यानी हमारा पर्पस है कि भाई 20 साल के अंदर, जैसे आपका पर्पस है कि 10 साल के अंदर फिर हमें यूएस कनाडा में शिफ्ट हो जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है। मैं ये नहीं कह रहा जाना ही है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए,
उसको पता, आपको पता होनी चाहिए, आपकी फैमिली के अंदर सबको वो बात पता होनी चाहिए और सब के सब यूनैनिमस तरीके से मान जाने चाहिए कि हाँ भाई ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई अब मेरा जो पर्पस है मुझे इसको गोल में कन्वर्ट करना है। गोल मतलब क्या है सर, लॉन्ग टर्म जाने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, दैट इज अवर गोल्स। तो भाई ट्रांसलेट करेंगे दीज पर्पस इनटू गोल्स किस तरीके से, इन सच अ वे ताकि हमारे पास कॉस्ट भी कम लगे, टाइम भी कम लगे और परफॉर्मेंस भी क्या हो सके, बेटर हो सके। मतलब इनको क्या कर सके हम असेस कर सके और कंट्रोल भी कर सके। मुझे बताओ, 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट तो बहुत सिंपल है, बेसिस डेवलप हो जाएगा भाई, क्या स्टैंडर्ड बनाएंगे रिसोर्सेस एलोकेट करने के लिए। फिर बेसिस बन जाएगा किस लिए सर, मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट करने के लिए किस लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज कर सके। फिर उसके बाद सर मिशन स्टेटमेंट जो है ये बताता है हमें क्या, फोकल पॉइंट, एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, किसके लिए, उन लोगों के लिए, दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बता सकते हैं और उसके साथ साथ इससे क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगी। ये एक्चुअली इंप्लॉइज की ही बात कर रहा है भाई। मिशन स्टेटमेंट से इंप्लॉइज को भी पता चलेगा ना ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, और उससे उनको हम यानी कि जो टॉप लेवल है क्या देंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। एक्चुअली डायरेक्शन इंप्लॉइज को ही देनी होती है हमेशा, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट को तो डायरेक्शन पता ही होती है, वो तो आगे दूसरों को बताते हैं। फिर क्या था सर, इससे क्या है कि ट्रांसलेट होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव और गोल। अब ऑब्जेक्टिव और गोल है, अब इस गोल को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्क में। यानी कि भैया हमें अगर 10 साल में यूएस सेटल होना है तो हमारा गोल जो है वो है पढ़ाई करना। अब पढ़ाई करने के लिए पढ़ने बैठना भी तो पड़ेगा, तो गोल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा सर वर्क स्ट्रक्चर में। इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क, इसमें हमें अपने टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूं, बाकी टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, रिवीजन का टाइम देते हैं, टेस्ट के लिए आपको कहते हैं, ये आपके असाइनमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट मतलब जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। यानी अगर आपको टैक्स का होमवर्क मिल रहा है तो वो आप उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपको कॉस्टिंग का मिल रहा है तो कॉस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये उसकी बात कर रहा है। फिर इससे क्या कंप्लीट होगा सर, ओवरऑल वर्क कल्चर बनेगा, प्रोफेशनल बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बनेगा एंड एम्प्लॉय वर्क अंडर गोल ओरिएंटेड मैनर। क्योंकि मिशन पता होगा तो उनको अपना गोल भी पता होगा। मुझे बताओ क्या आपको सारी बातें समझ आई या नहीं आई। ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहला पॉइंट है टू इंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन पर्पस and the translation of these purpose into goals in such a way that cost, time and performance parameters can be assessed and controlled. Point number 3 है to develop a basis of standard for allocating organization resources, और बीच में यहाँ पे गायब हो गया, पर मोटिवेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो भी बेसिस ही बनता है। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। छठा पॉइंट है टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन of objective and goal into work structure involving assignment of task to responsible element within organization। और point number 7 है सर to set overall work culture, business professional business like environment and employee work under goal oriented manner। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, चलो आप जरा इसको लिखो। मैं आपको इसकी कहानी लिखवा रहा हूं है, क्योंकि बुक में तो इसका आपको वो लिखा हुआ ही है आंसर, जो है मैं आपको कहानी लिखवा रहा हूं। ये है सर हमारी स्टोरी। ठीक है, लिखो। जब, हिंदी में लिखना है बिल्कुल, एप्पल कंपनी को वी आर सेट बनाना था, उसके लिए उसके लिए मिशन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चल तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसमें सर, सबसे पहला पॉइंट होगा, ऐसे फोटो बनाओ मेरी तरह,
लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूनैनिमिटी से यूनैनिमिटी से ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बताया या डिसाइड किया, बताया नहीं डिसाइड किया। ठीक है, तो ये हो गया सर सेकंड पॉइंट इसमें, पर्पस और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर क्या था, फिर सर बुलाया हमने डिविजनल लेवल और मिडिल लेवल वालों को, ये लिख लिया आपने। चल लिखो मिडल या डिविजनल, मिडल या डिविजनल लेवल मैनेजर्स को बुलाकर, बुलाकर क्या करा सर हमने, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। पर्पस क्या है सर हमारा, वी आर सेट बनाना। ठीक है, एंड इन पर्पस को गोल्स में कन्वर्ट करना, गोल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, प्लस साथ साथ, साथ साथ असेस एंड कंट्रोल करना, क्या, सीपीटी यानी कि कॉस्ट परफॉर्मेंस एंड टाइम, कॉस्ट परफॉर्मेंस टाइम, सी पी टी। ठीक है, चल तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब लिखो आगे पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। ठीक है, लिखो अब मिडल लेवल ने फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को बुलाया, बुलाया एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। यह है सर पॉइंट नंबर 3। क्या था सर, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड से एलोकेट किया, एलोकेट किया क्या, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस, और दूसरे से, सॉरी पॉइंट नंबर 4 से
पॉइंट नंबर 4 से सर मोटिवेट किया, मोटिवेट किया टू यूज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। अगर सातों के सातों पॉइंट याद है आपको, आपने लिख दिए और उस लैंग्वेज में, मतलब वो मेन मेन पॉइंट भी लिखे आपने साथ में, तो पूरे 7 में से 7 या 6 में से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में क्या था सर? पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने, अब उनको समझाएंगे भी ना, आप मैनेजर किसको बुलाएंगे? एम्प्लॉय को। लिखो, मैनेजर्स ने एम्प्लॉयज को बुलाया और समझाया, और समझाया। क्या समझाया सर? समझाया फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। उसके साथ साथ क्या बताया सर? ये बताया कि पर्पस क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। और इनको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में सर उन्होंने अपना काम अच्छे से करा, यानी कि एम्प्लॉयज ने एम्प्लॉयज ने ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल इनटू वर्क स्ट्रक्चर। वर्क स्ट्रक्चर, आगे लिखो, असाइन असाइनमेंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ टास्क, वो भी कंप्लीट किया। कैसे चल रहा है, बताओ, बात समझ आई? पॉइंट नंबर 7 क्या था सर? पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने मिलके इन्वायरमेंट क्रिएट करा, सबने सबने मिलकर काम किया, सेट हुआ, क्या सेट हुआ सर? ओवरऑल ओवरऑल वर्क वर्क कल्चर। ठीक है, और प्रोफेशनल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके साथ एम्प्लॉयज भी गोल ओरिएंटेड मैनर में काम कर रहे थे। एम्प्लॉय भी गोल ओरिएंटेड मैनर में काम कर रहे थे। मुझे बताओ, समझ आया? लिख लिया? आओ जरा इसके मेन मेन पॉइंट्स हम हाईलाइट कर लें, कौन कौन से थे
सर सबसे पहले तो ये था स्टोरी हमारी कि भाई एप्पल कंपनी को वीआर सेट बनाना था, उनके लिए ये मिशन था जो कि इंपॉर्टेंट था, यानी कि ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट या सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे, उन्होंने यूनैनिमिटी से ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बताया। उसके साथ साथ किसको बुलाया सर, मिडिल लेवल को बुलाया और उनको स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। ठीक है, यूनैनिमिटी से पहले पॉइंट था यूनैनिमिटी ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, दूसरा था स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, और इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट करने की बात करी। साथ में उन्होंने कहा एसएस एन कंट्रोल भी करो, क्या सीपीटी, कॉस्ट परफॉर्मेंस टाइम। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद बेसिस डिसाइड करा, क्या एलोकेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, और मोटिवेट किया ताकि वो क्या यूज करें, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज। एक काम करो यहां पे भी लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी लिख लो। फिर क्या हुआ, फिर सर मैनेजर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा, क्या समझाया, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस समझाया, फोकल पॉइंट बताया और डायरेक्शन दी। फिर क्या हुआ, एम्प्लॉय ने अपना काम करा, यानी कि ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्टिव को और गोल को किस में कन्वर्ट करा, वर्क में, क्योंकि काम अब करना पड़ेगा वर्क स्ट्रक्चर में। उसके साथ साथ असाइनमेंट जो था उनके पास, वो भी उन्होंने असाइनमेंट ऑफ टास्क कंप्लीट किया। सबने मिलकर अच्छा काम किया जिससे सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर, और इन्वायरमेंट कौन सा बना, प्रोफेशनल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट बना, प्रोफेशनल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट बना। एम्प्लॉय भी गोल ओरिएंटेड मैनर में काम कर रहे थे। तो ये हमारे सातों के सातों पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं। 7 पॉइंट्स लिख देते हैं, अगर हम एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो भी हमें, अगर 6 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं पे भी कोई नंबर कट नहीं होगा। ठीक है, मुझे बताओ समझ आया। ठीक है सर, बात समझ आ गई है। आओ जरा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज अ मिशन स्टेटमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। भैया मिशन स्टेटमेंट क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें लिखने हैं। सर ये इंपॉर्टेंट है, नहीं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो, सबसे पहले हमें लिखते लिखते समझ आ जाएगा। शुड रिफ्लेक्ट फिलॉसफी फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट सीनियर मैनेजमेंट थॉट। भैया क्या होना चाहिए कि जो सीनियर मैनेजमेंट ने सोचा है वो बात किसमें, मिशन स्टेटमेंट में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो मिशन स्टेटमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा आगे लिखो, अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, यानी कि बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज में बड़ी बात को छोटी सेंटेंस में खत्म कर दो, प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट, टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके अलावा सर क्लियर होना चाहिए, मतलब बात समझ आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अजीब सी भाषा में लिख दिया या इधर उधर चीजें कर दी, समझ ही नहीं आ रहा, क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा मोटिवेटिंग होना चाहिए, मोटिवेटिंग यानी कि इंस्पायर
इंस्पायर एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, उसके अलावा डिस्टिंक्टिव मतलब अलग होना चाहिए बाकियों से। डिस्टिंक्टिव यानी कि यूनिक एंड डिफरेंट। और फीजिबल होना चाहिए, फीजिबल मतलब पॉसिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल होना चाहिए। चलो लिख लिया ये। आओ लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। 4 लिखो। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स while writing a mission of a company। A mission statement, a mission statement of a company। क्या कह रहे हैं सर? हम कह रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा गया तो आपको क्या पता होना चाहिए? सर बड़ा सिंपल है ना, हम इसका आंसर देते हैं, देखिए। सर हम इसका आंसर देते हैं, बड़ा सिंपल है। देखो सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर 1, टू गिव ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। यानी कि मिशन स्टेटमेंट से क्या हो सर, ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल आइडेंटिटी मिले, उसके साथ साथ बिजनेस बिजनेस एम्फेसिस। भाई बिजनेस क्या है हमारा, उसके ऊपर एम्फेसिस हो, यानी उसके ऊपर भार हो। और पाथ फॉर डेवलपमेंट। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कि भैया अगर हम किसी भी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, टू गिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस मिशन स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जब वो मिशन स्टेटमेंट में लोगों को बताऊं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बताऊं, तो उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल आइडेंटिटी होनी चाहिए कि उसमें कुछ यूनिकनेस है। बिजनेस एम्फेसिस होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी बिजनेस कर रहे हो, लेट्स सपोज आप खाने का, होटल इंडस्ट्री का, और मिशन स्टेटमेंट में आपने लिखा है कि हम स्टार मार्स पे चले जाएंगे। तो भैया मार्स पे जाके थोड़ा ना आप वहां पे कोई रेस्टोरेंट खोलोगे, अभी तो वो तो फ्यूचर की बात है, 100-200 साल में जो भी है। पर अभी तो आप अपने जो बिजनेस है उस पर मेन ध्यान दोगे, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और उसके अंदर डेवलपमेंट का पाथ भी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए कि हम इंडिया में काम करेंगे बस, नहीं, हम पूरी दुनिया में काम करेंगे और भी हम सेक्टर्स में जाएंगे, मतलब ऐसे करके डेवलपमेंट का उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट हो। लिखो आगे, दैट सेट्स
apart from other similar कंपनीज, मतलब यूनिक हो, बाकी कंपनियों से अलग हो। बताओ समझ आया? आओ जरा पॉइंट नंबर 2 लिखो। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर अबाउट what needs it is trying to satisfy। पॉइंट नंबर 2, मतलब इसी के अंदर बुलेट नंबर 2, विच कस्टमर which customer groups is targeting। आगे लिखो। द टेक्नोलॉजीज एंड कंपिटेंसीज। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए सर? क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियर। क्या? कि भैया हमें कौन सी नीड्स हैं जिनको सेटिस्फाई करना है मार्केट में, किन चीजों की डिमांड हमें पूरी करनी है, हमारे कस्टमर ग्रुप कौन से होने चाहिए, उनको टारगेट हमें करना है। टेक्नोलॉजी और कंपिटेंसी, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हम इतने कंपिटेंट हैं, वो सब भी एक मिशन स्टेटमेंट बनाते हुए आपको मतलब पता होनी चाहिए। देखो मिशन स्टेटमेंट होता तो छोटा है, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो क्या सोचना पड़ता है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल राइटिंग हो रहा है ये। जब आप राइट कर रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए वाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, आओ चलो पॉइंट नंबर 3, लास्ट पॉइंट है। शुड बी यूनिक होना चाहिए। बताओ, पॉइंट समझ आ गए? बात समझ आई आपको? लिख लिया? यही यहां लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार घर पे आप पढ़ना, रीड करना आपको, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखो। पॉइंट नंबर 3 हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या कर रहे हैं सर? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे सर कॉन्सेप्ट नंबर 6, जिसमें हमने विजन कर लिया, मिशन कर लिया, और अब पॉइंट नंबर 3 है सर गोल एंड ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहले यहां पे एक हाथ बना के ऐसे लिखो, कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। लिखो कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को हम फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूट मॉड्यूल हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। अब लिखो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर ए, गोल्स लिखो। इसमें गोल्स में एंड रिजल्ट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन attempts to achieve, फुल स्टॉप। आगे लिखो गोल्स आर ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। आगे लिखो डिनोट्स
डिनोट डिनोट फ्यूचर आउटकम। फ्यूचर आउटकम। एग्जाम्पल, टाटा कंपनी, टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी wants to become India's India's top ऑटोमोबाइल कंपनी। ठीक है, तो गोल क्या है सर? गोल हमारे एंड रिजल्ट है। अब जरा मेरी बात समझो, लिखना मत इसको, पहले ये लिख लो, लिख लिया? अब जरा मेरी बात समझो सर, हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है सर? ये है 10 साल बाद की पिक्चर, मतलब ये है सर विजन। और सर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि हम किस बिजनेस में हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये क्या है सर? ये है मेरा मिशन। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, क्या ये जो मैं यहाँ लंबी प्लानिंग कर रहा हूं, ये तो मेरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, विजन मिशन। क्या इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे छोटे छोटे प्लान भी बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल सर, विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपको छोटे छोटे प्लान भी बनाने पड़ेंगे, जिसको आप कहोगे गोल्स, जिनको आप कहोगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी आप बात समझिए कि सर देखो, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं ना, उनको विजन पता होता है और उनको अपना मिशन पता होता है। फिर वो क्या करते हैं, वो मिडिल लेवल वालों को भी विजन मिशन बता देते हैं। फिर जो मिडिल लेवल वाले हैं, वो एम्प्लॉय को मिशन और विजन नहीं बताते, उनको थोड़ा बहुत पता होता है, पर वो उनको क्या, उनसे तो काम करवाना है। तो इसको पाने के लिए जो हम छोटे छोटे काम करेंगे, जो अपने गोल्स बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ताकि हम अपना विजन और मिशन कंप्लीट कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि सर विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें इसको ट्रांसलेट या कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। तो सर गोल तो समझ आ गया कि गोल क्या होते हैं सर। गोल जो है एंड रिजल्ट होता है कि हमें क्या चाहिए। एग्जाम्पल हमने टाटा कंपनी का लिया कि टाटा कंपनी इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनना चाहती है। ये क्या है सर? ये इसका गोल है। ये क्या है? इसका गोल। गोल क्या है सर? एंड रिजल्ट है कि एंड में हमें बनना या करना क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। दूसरा, ये क्या है सर? ये होने चाहिए हमारे ओपन एंडेड। इंपॉर्टेंट लाइन है, गोल्स शुड बी ओपन एंडेड। और डिनोट करें, क्या डिनोट करें? ये फ्यूचर आउटकम। सर ये ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड का मतलब है जो कि हमेशा ओपन रहे, खुला रहे। जैसे कि हमारे केस में एग्जांपल हमने लिया कि टाटा कंपनी जो है वो इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनना चाहती है। तो बनना चाहती है क्या मतलब? एक बार अगर बन गई और एक बार उसके पास ये खिताब आ गया कि हाँ, आप ऑटोमोबाइल कंपनी के इस साल 2024-25 में या 25-26 में सबसे ज्यादा कार टाटा की बिकी, टॉप कंपनी बन गई, तो क्या यहाँ पे हमारा गोल कंप्लीट हो गया? नहीं सर, गोल ओपन एंडेड है। अगले साल भी हम यही चाहेंगे, उसके अगले साल भी हम यही चाहेंगे। तो गोल्स आर ओपन एंडेड, गोल्स आर ओपन एंडेड एंड डिनोट फ्यूचर आउटकम। अच्छा सर, तो सर पॉइंट नंबर बी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? लिखो ऑब्जेक्टिव्स, लिखो टाइम बेस्ड मेजरेबल, टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स, टारगेट्स which help which help organization which help organization to achieve goals। ठीक है, आगे लिखो। ऑब्जेक्टिव्स आर
ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड। याद रखना, गोल्स ओपन एंडेड होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्लोज एंडेड होते हैं। ठीक है, आगे लिखो, प्रिसाइज, लिखो, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड। ठीक है, आगे लिखो, प्रिसाइज एंड expressed in specific terms। स्पेसिफिक टर्म्स मतलब जैसे कि क्वांटिटी या वैल्यू। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, टाटा कंपनी wants to sell 10 lakh cars for the year 25-26। लिख लिया? आओ जरा मेरे साथ समझो, ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो है हमारा क्या सर? ऑब्जेक्टिव है क्लोज एंडेड। क्या है सर? क्लोज एंडेड। दूसरा, टाइम बेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? टाइम बेस्ड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और ये सर टारगेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? टारगेट्स होते हैं, जिसके थ्रू विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल, ताकि हम अपना गोल अचीव कर पाए। ये प्रिसाइज होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं इन स्पेसिफिक टर्म्स। सर मतलब समझते हैं एग्जांपल से। मुझे बताइए जरा गाइस, मुझे ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि टाटा कंपनी का गोल क्या था? सर टाटा कंपनी का गोल है कि इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनी रहे, और ये ओपन एंडेड है, ये गोल हमेशा रहेगा। अभी जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं उनको भी ये गोल मिलेगा, ये नौकरी छोड़ के चले जाएंगे या फिर ये नहीं रहेंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे या कुछ भी हो, तो भी ये गोल तो हमारा रहेगा, यानी ओपन एंडेड है। अब इस गोल को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इस गोल को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या बनाया सर? हमने टारगेट सेट करा, हमने टारगेट सेट करा जो कि मेजरेबल है। मेजर मतलब कितना सर? हमने बताया कि साल 25-26 में हमें कम से कम 10 लाख कारें बेचनी है। एटलीस्ट कितनी कार बेचनी है सर? 10 लाख कारें तो बेचनी ही बेचनी है। टारगेट सेट हुआ, मेजरेबल है, बिल्कुल मेजरेबल है। क्या स्पेसिफिक टर्म्स में है? बिल्कुल सर, मेजरेबल होगा तभी तो स्पेसिफिक टर्म्स में है। क्या इससे इससे हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल सर। अभी 10 लाख कार है, अगले साल हम 15 लाख करेंगे, फिर 20 लाख करेंगे। क्या ये क्लोज एंडेड है? हाँ सर, क्लोज एंडेड है, क्योंकि 25-26 में स्पेसिफाई कर दिया आपने 10 लाख एटलीस्ट। अगले साल आप बढ़ा के 15 कर दोगे, तो ये वाला तो ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अगले साल ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, उसके साल ऑब्जेक्टिव आपका और चेंज हो जाएगा। टाइम के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव टारगेट जो है वो सर चेंज होते रहते हैं। मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव समझ आया? ऑब्जेक्टिव क्या है सर? क्लोज एंडेड होंगे। क्या होंगे? क्लोज एंडेड। और गोल क्या रहेंगे सर? गोल हमेशा ओपन एंडेड रहेंगे। क्या रहेंगे सर? ओपन एंडेड। ठीक है, आगे लिखो, ऑब्जेक्टिव्स गिव्स मीनिंग एंड डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज की बात हो रही है। एफर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। ठीक है, आगे लिखो, द ऑर्गेनाइजेशन
स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। जो उसका स्ट्रक्चर है, एक्टिविटीज और रिसोर्सेज, क्योंकि सर अभी तो सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग की बातें हो रही थी, मिशन कर देंगे, विजन कर देंगे। एक्चुअल काम तो तब होगा जब गोल बनेंगे और उस पे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, लिखो प्लान, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही आपको लिखना है, प्लान बेस्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, एक्टिविटी और रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, ये सारे क्या होते हैं सर, रिसोर्सेज होते हैं। प्लान्ड बेस्ड ऑन दोज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव, टू अचीव सक्सेस। भैया हमारा स्ट्रक्चर जो है कंपनी का, उसकी एक्टिविटीज और उसके रिसोर्सेज प्लान होने चाहिए और बेस होने चाहिए, प्लान बेस्ड होने चाहिए किस पे, उन ऑब्जेक्टिव्स पे, ताकि हम सक्सेस हासिल कर सके या मैं कहूं गोल अचीव कर सके। देखो आगे, ऑब्जेक्टिव्स गिव्स डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन हार्ड वर्क। भाई डायरेक्शन मिलेगी ना हार्ड वर्क के लिए। भाई जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, कि भाई हमें पता ही नहीं है कितनी कारें बेचनी है, तो जितनी बिकेंगी बिक जाएगी। तो क्या हम जो हमारे डीलर हैं, सेल्स एजेंट हैं, उनको टारगेट दे देंगे जब भाई तुम्हें बेचना ही है, तो प्रोएक्टिवली काम करेंगे, डायरेक्शन मिल गई उनको। बिल्कुल सर, लिखो ऑल्सो, ऑल्सो एक्ट एज बेंचमार्क, बेंचमार्क टू ऑर्गेनाइजेशन, टू ऑर्गेनाइजेशन हार्ड वर्क। ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी हार्ड वर्क नहीं है, हार्ड वर्क तो ऊपर था, टू ऑर्गेनाइजेशन बेंचमार्क, ठीक कर लो इसको, बेंचमार्क फॉर गिविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। ठीक है, आओ जरा समझते हैं इसको। आइए गाइस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, आओ जरा। सबसे पहले मैंने आपको बताया, ठीक है, कि गोल्स क्या है सर, गोल हमेशा क्या होंगे सर, एंड रिजल्ट होंगे। क्या होंगे सर, एंड रिजल्ट होंगे, दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव। उसके अलावा फिर मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, टाइम बेस्ड। ऑब्जेक्टिव है सर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल्स। अब गोल्स में पढ़ते हैं सर, कह रहा है कि गोल्स आर ब्रॉड एंड जर्नल। गोल जो है ब्रॉड और जर्नल होते हैं। एम्स टू, एम्स दैट डिस्क्राइब व्हाट डू यू वांट टू अचीव, कि भैया हमें क्या अचीव करना है इन फ्यूचर। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक डिटेल और डेडलाइन, क्योंकि इनकी ये ओपन एंडेड है। ये क्या है, ओपन एंडेड है। कि भैया हमने एग्जांपल लिया कि भैया हमें सर, हमें बनना है, क्या बनना है, इंडिया का टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बननी है। तो ये क्या एंड रिजल्ट होगा, नहीं सर। ये जो है हमारा क्या होना, सॉरी ये क्या क्लोज एंडेड होगा, नहीं सर, ये ओपन एंडेड होगा, लेकिन ये एंड रिजल्ट बताएगा हमारा। ठीक है, अच्छा। गोल्स के फीचर क्या है सर, ब्रॉड है, जनरल है, डिस्क्राइब करता है हमें क्या चाहिए, डू नॉट हैव डेडलाइंस और ओपन एंडेड होंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक होंगे, कि भैया हमें, सर जी हमें 10 लाख कारें बेचनी है या 50 लाख कार बेचनी है साल भर की, अवर दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, एक्शंस दैट हेल्प अचीविंग इन द गोल, दे हैव क्लियर डिटेल एंड अ डिफाइंड फ्रेमवर्क। ये मैंने आपको लिखवा दिया। फिर स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा सर, हेल्प इन अचीविंग गोल, और
डिफाइंड फ्रेमवर्क होगा, लास्ट में है सर ये क्या होगा, क्लोज एंडेड। क्या होगा, क्लोज एंडेड। तो गोल होगा ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव होगा क्लोज एंडेड। आप अगर एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है सर, बात समझ आ गई है। फिर आपको मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, आओ जरा इसको एक बार बुक में से पढ़ते हैं। गोल क्या है सर, गोल मैंने आपको बताया एंड रिजल्ट है दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव। जैसे टाटा ऑटोमोबाइल का है कि इंडिया का टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनना है। तो टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट, ऑब्जेक्टिव है सर टाइम बेस्ड होगा, मेजरेबल टारगेट विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने कि कितनी कार बेचनी है सर हमें 2025 में, 50 लाख। मैंने 10 लाख लिखवाया पर यहाँ 50 लिखा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं भैया की बात सुनिए, कह रहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट देयर विजन एंड मिशन इनटू गोल एंड ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको ये बात समझा दी कि विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे हमें प्लान चाहिए, वो बनेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब ये आपको घर पे होमवर्क करना है। क्या करना है सर, ये मैं आपको समझा रहा हूं। इसके जो मेन बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं घर पे, ठीक है। तो सबसे पहले गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स। गोल जो है वो ओपन एंडेड होंगे। और क्या बताएंगे सर, फ्यूचर स्टेट ऑफ आउटकम। आपको सिर्फ ये जो है हेडलाइंस मतलब हेडिंग है यही लिखनी है। जब घर पे आप होमवर्क करोगे आपको सारा नहीं लिखना है, मतलब जो उनकी डिटेल्स है वो नहीं लिखनी, सिर्फ ये हेडलाइंस लिखनी है, ठीक है, हेडिंग्स लिखनी है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे कि भाई 10 लाख या 50 लाख कार बेचनी है इस साल, क्लोज है, अगले साल का टारगेट अलग बनेगा। ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स विच आर प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। फिर कह रहा फंक्शन एज यार्डस्टिक फॉर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस। जब हम टारगेट सेट करेंगे तो क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से, जब हमारे गोल सेट होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, तो क्या ये एक यार्डस्टिक, यार्डस्टिक मतलब मेजर करने के लिए हमारा एक ट्रैकिंग परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक यार्डस्टिक या एक टूल बन जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही। यानी हमारे बहुत सारे आउटलेट हैं ऑल ओवर इंडिया में, टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे आउटलेट हैं। हमें कुल मिला के कितनी कारें बेचनी थी सर, 50 लाख कार बेचनी है 2025 में। तो हम क्या करेंगे सर, हमने टारगेट सेट कर रखा है 50 लाख कार का। तो इससे क्या है सर, एक यार्ड स्टिक यानी एक टूल क्रिएट हो गया जिससे हम परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके साथ साथ बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब हमने टारगेट फिक्स कर दिया, ये रहा, फॉर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। टारगेट फिक्स करा जिससे हम गाइड करेंगे किसको, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी। कौन करता है सर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, इंप्लॉय पूरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट्स, बिल्कुल, द रिजल्ट एंड आउटकम इट वांट्स टू अचीव। दे फंक्शन एज यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक आप कह सकते हो नापने का एक टूल है, आप कह सकते हो दे फंक्शन एज अ टूल फॉर ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस या फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। फिर कह रहा है कि एचडीएफसी, जैसे एग्जांपल दे रहा है, एचडीएफसी कैन हैव मल्टीपल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सर कुछ नहीं है, प्लानिंग की तो बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है मिशन, विजन मिशन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है गोल्स ऑब्जेक्टिव। तो एचडीएफसी भी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाएगा विच अलाइन, जो कि किसके साथ जुड़े होंगे, मिशन और विजन। या मैं कहूं जो उसका मिशन और विजन है वो बहुत लॉन्ग टर्म का है, उसके लिए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म और थोड़े बड़े लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाएगा, गोल्स बनाएगा, जो उसके मिशन और विजन को कंप्लीट करने के लिए होंगे। दस द ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि उसमें मेजरेबल होता है, स्पेसिफिक होगा, प्रिसाइज होगा, जो ट्रांसलेट करेगा गोल टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। उसके बाद कितने पॉइंट हो गए सर हमारे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यानी टूल होगा पॉइंट नंबर 4। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू एंड ग्रो। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव गोल्स, बिल्कुल सर सबके गोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भी गोल है सर, हमें क्या नाम है अभी इंटर पास करना है सर, अभी तो ये गोल है। दे वांट टू अचीव द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुवर्ड दीज गोल्स नेवर स्टॉप बिकॉज इट हेल्प्स टू हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू एंड ग्रो। कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एज अ स्टूडेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम चार्टर्ड बन जाएंगे, क्लोज एंडेड है, लेकिन सर हम हमेशा नॉलेज गेन करते रहेंगे, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा गोल है।
यानी सीए बनना जो है वो है ऑब्जेक्टिव, क्लोज एंडेड, और नॉलेज लेना वो है गोल। तो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में अचीव, वांट टू अचीव प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुवर्ड दीज गोल्स, कि गोल्स पे काम करते रहेंगे। और गोल्स क्या है सर? गोल्स ओपन एंडेड है, नेवर स्टॉप, नॉलेज हम लेते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू एंड ग्रो, या हम भी एज अ चार्टेड, एज अ प्रोफेशनल कंटिन्यू एंड ग्रो करेंगे जब हमारा गोल होगा नॉलेज गेन करना, जो कि ओपन एंडेड होगा, कभी खत्म नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, गिव अ क्लियर पर्पस। क्लियर पर्पस होगा इससे ऑब्जेक्टिव्स, गिव अ क्लियर पर्पस। बता रखा था सर 50 लाख कारें बेचनी है 2025 में, क्लियर पर्पस टू ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प डिसाइडिंग डायरेक्शन। इससे क्या मिलेगा सर? डायरेक्शन भी मिलेगी, ये मैंने आपको लिखवा दिया था। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज हेल्प्स इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। भाई सीधी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिसोर्सेज आप ऐसे प्लान करो, ऐसे बनाओ कि जिससे आप ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सको। कि ऑब्जेक्टिव बना लिए, एम्प्लॉय कह रहा है कि भैया सर जी यहाँ पे भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है, हमें यहाँ पे भी मार्केटिंग करनी चाहिए, हमें यहाँ पे शोरूम खोलना चाहिए, 50 लाख कारें बेचनी है तो हमारे शोरूम ही नहीं है, बहुत सारी कंपनीज के हैं पर हमारे नहीं है, तो कारें कैसे बिकेंगे इतनी? तो क्या करेंगे सर? स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज और रिसोर्सेज ऐसे प्लान करेंगे और अरेंज करेंगे जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। आओ जरा पॉइंट नंबर 7, ऑल्सो एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। भाई गाइडलाइंस किसको दी जाएगी सर? गाइडलाइंस इंप्लॉइज को दी जाएगी कि भैया हमें 50 लाख कारें बेचनी है सर जी, दोस्तों हमें 50 लाख कारें बेचनी है, तो गाइडलाइंस दे दी गई। दीज ऑब्जेक्टिव ऑल्सो एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड मेजर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मेजर होगी इससे। बाय सेटिंग एंड फॉलोइंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टे फोकस एंड सक्सेसफुल। फोकस रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे अगर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? अब आपको क्या करना है सर घर पे? आपको ये सातों पॉइंट घर पे करने हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने ये भी लिखा है कि इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखो क्वेश्चन, या क्वेश्चन लिखना क्या मैं आपको इसी में समझा देता हूं, इसी में समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल, ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर? ऑब्जेक्टिव सिंपल हमारा टारगेट है, टारगेट। और टारगेट क्या होता है सर? क्लोज एंडेड होता है। जैसे कि 50 लाख कार बेचना कब? 2025 में। तो कह रहा है ऑब्जेक्टिव जो मीनिंगफुल होंगे, ऐसे नहीं कि कोई मीनिंग ही नहीं है। सर हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं, कहते हैं कि आपको पता है कि मार्स पे एलियन रहते हैं बहुत सारे, धरती के और वो धरती के पानी चुराना चाहते हैं, ऐसी सर बेकार की बातें करते रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टू बी मीनिंगफुल, ऐसे हमारे टारगेट मीनिंगफुल होने चाहिए। यानी कि हमने, आप खुद सोचो, आप अगर टारगेट बना रहे हो कि आपको आपको एक हफ्ते में पूरा का पूरा एफएम पढ़ लेना है, एक हफ्ते में पूरा का पूरा एफएम कंप्लीट करना है 1 वीक में, साथ में आप कह रहे हो सर पूरी डीटी एंड आईडीटी पूरी कंप्लीट कर लेंगे एक हफ्ते में, उसके साथ साथ पूरी कॉस्टिंग भी कंप्लीट कर लेंगे और 1 वीक में। क्या ये मीनिंगफुल बात है? क्या ये सेंस बनाती है बात? सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते में भले ही आप कंप्लीट करना भी चाहो, शायद आप कर भी लो, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो टाइम के साथ साथ हमें चीजें करनी है, ऐसा नहीं है कि बैठ गए पढ़े जा रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। समझ भी तो आना चाहिए, एग्जाम में लिखना भी तो आना चाहिए, याद भी तो होना चाहिए यार। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं पढ़ लिया, कंप्लीट करने का मतलब है समझ के हमने उसके एक एक क्वेश्चन को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, और एग्जाम के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं, ये पर्पस है। तो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सर? मीनिंगफुल। टू सर्व द इंटेंडेड रोल, हमारा इंटेंडेड रोल या इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है कि हमें सीए इंटर अच्छे नंबरों से क्लियर करनी है। तो कह रहा है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, या अगर मैं सिंपल बात करूं, कि भैया हमें 50 लाख कारें बेचनी है, तो मैं जो मेरा सेल्स मैनेजर है, इसको मैं टारगेट दूंगा, ऑब्जेक्टिव दूंगा, अपना ऑब्जेक्टिव बना के इसको टारगेट दूंगा।
तो वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सर, मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं इसको कह रहा हूं कि भाई तुम्हें जो है, जैसे आजकल बड़ा चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई 70-70 घंटे काम करो, मैं इसको कह रहा हूँ 70 घंटे काम करो, रात को भी हम अपना शोरूम ओपन रखेंगे। वो कह रहा भैया क्या मतलब है रात को शोरूम ओपन रखेंगे, रात को कौन आ रहा है कार लेने के लिए, रात के 3 बजे को ये सोचेगा सोते सोते कि चलो कार लेकर आ जाते हैं। तो भैया ये सब चीजें नहीं चलेंगी, मीनिंगफुल होना चाहिए। अब वो कह रहा है मीनिंगफुल होने के लिए क्या चीजें चाहिए, मीनिंगफुल होने के लिए क्या चीजें चाहिए। तो सिंपल है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कहानी वही अपनी कि भैया एक हमारा सेल्स मैनेजर है जिसका नाम है ओब्रेजीवाल। क्या नाम है इसका सर, ओब्रेजीवाल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं हम इसको, ऑब्जेरीवाल है इसका नाम। एक सेल्स मैनेजर था जिसे एक साल में 50 लाख बॉटल्स बेचने का टारगेट मिला, यानी क्लोज एंडेड टारगेट दिया। हम कार लेके चल रहे हैं पर मैंने इस एग्जांपल में बॉटल ले लिया, तो हमने इसको बॉटल, यानी हम अब कोक और पेप्सी की बात कर रहे हैं, या हम बात करें कि एक नई कंपनी आई है सर रिलायंस की, कैंपा कोला, उसकी बात कर रहे हैं कि जिसको हमने टारगेट दिया कि 50 लाख बॉटल इसको बेचनी है, किसको, ओब्जेरीवाल को। अब ओब्जेरीवाल को टारगेट दिया हमने कि हमने कहा तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टू बी मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव, टू बी मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव। आओ जरा सबसे पहले तो सर ये ओब्रीवाल जो है वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा इंसान है, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखता है, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखता है, यानी कि रिलेशन रखता है, रखता था विद इन्वायरमेंट, अपने जो आसपास के लोग हैं, इन्वायरमेंट है, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखता है। यानी पॉइंट नंबर 1 है सर, ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट। चलो लिखो, क्या लिखना है, लिखो सर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर, वो वाला जो ऊपर हमने करा था 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5, लिखो, व्हाट शुड बी द characteristics of objectives to be meaningful। ठीक है, चलो अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या था सर, पॉइंट नंबर 1 की ओब्रेजीवाल जो है वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा रिलेशन रखता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो लिखो, लिखो, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट नंबर 1 लिखो, ऑब्जेक्टिव्स should define, objectives should define the organizations, objectives should define the organization's relationship, the organization relationship with its environment, with its environment। दोबारा बोल रहा हूं शुरू से कि ऑब्जेक्टिव जो है इसको हमने ऑब्जेक्टिव दिया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम कि मीनिंगफुल होने के लिए क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये क्या है सर, अच्छा रिलेशन रखता है किससे, इन्वायरमेंट से, यानी ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट। लिख लिया, चलो। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, रिलेशनशिप अच्छा है इन्वायरमेंट के साथ। दूसरा, दूसरा है सर, एक दिन बड़े मैनेजर्स ने बुला के उसे टारगेट दिया जो उसने, जो उसे चैलेंजिंग लगा, उसको एक टारगेट दिया, उसको लगा बड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, क्या टारगेट दिया, देखो, दे शुड बी चैलेंजिंग। पॉइंट नंबर 2 लिखो, दे शुड बी चैलेंजिंग। यानी कि सबसे पहला पॉइंट था सर, अच्छा इंसान था, रिलेशनशिप अच्छा बना के रखता था किससे, जितने भी इन्वायरमेंट वाले लोग हैं उनसे। उसके बाद सेकंड में क्या, उसको मैनेजर ने बुलाया और उसको टारगेट दिया जो उसको चैलेंजिंग लगा, उसको चैलेंजिंग लगा। उसको कहा इधर आओ भाई ओब्जेरीवाल, और ये बताओ क्या 50 लाख कार बॉटल बेच सकते हो साल की। उसने कहा क्या ये चैलेंज है, हमने कहा चैलेंज दे रहे हैं तुम्हें। कह रहा ठीक है, तो दे शुड बी चैलेंजिंग। लिखो पॉइंट नंबर 2, दे शुड बी चैलेंजिंग। ठीक है, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है। दे शुड बी चैलेंजिंग। सर कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है। अच्छा, फिर क्या हुआ सर कहानी के अंदर, सर उसको टाइम फ्रेम दिया गया। उसने ये पूछा कि ठीक है चैलेंज तो मैंने ले लिया, पर टाइम फ्रेम तो दो, कितने टाइम में। उसको हमने कहा एक साल में 50 बॉटल बेचनी है। कितने टाइम में बेचनी है सर, एक साल में 50 बॉटल्स बेचनी है। तो पॉइंट नंबर
3 लिखो, दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, लिखो दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। हमने उसको क्या दिया सर, टाइम फ्रेम दिया कि 1 साल में बॉटल बेचेंगे, कि 1 साल में आपको क्या करना है सर, बॉटल बेचनी है। तो पॉइंट नंबर 3 लिखो, दे शुड बी टाइम फ्रेम, दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। आओ जरा एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था सर, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जरीवाल को सेल्स मैनेजर था ये, हमने इसको ऑब्जेक्टिव दिया, क्लोज एंडेड टारगेट दिया कि कितनी बॉटल बेचनी है, 50 लाख बॉटल बेचनी है साल की, मतलब 50 लाख बॉटल बेचनी है, ये हमने इसको बुला के बोला। तो इसमें क्या मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, तो सबसे पहले हमने इसको बुला के कहा कि भैया आपको बॉटल बेचनी है। अच्छा, इसका नेचर कैसा था सर, अच्छा इंसान था, रिलेशनशिप अच्छा रखता था नेचर से, यानी पहला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट। फिर हमने उसको बुला के क्या दिया सर, टारगेट दिया, जो उसको क्या लगा, चैलेंजिंग लगा, उसको लगा ये तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, तो दे शुड बी चैलेंजिंग, दे शुड बी चैलेंजिंग। उसके बाद क्या था सर, इसने पूछा कि भाई कितने टाइम में, यानी हमने इसको क्या दिया, टाइम फ्रेम, यानी कि दे शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, दे शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम। अब क्या हुआ सर, अब ओजरीवाल ने सारे सेल्समैन को बुलाया, यानी वो हेड था और बाकी जो उसके साथ वाले लोग थे उनको बुलाया, एंड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया। अब उसने कहा कि अब आपको तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक टारगेट मिला है, चैलेंज मिला है मुझे, तो स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया, जिससे अप्रेजल, और कहा कि अगर ये काम करोगे तो आपको अप्रेजल मिलेगा, क्या मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा। तो ऑब्जर्वेवाल ने अपने सारे लोगों को बुलाया और स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया, जिससे अप्रेजल मिलेगा, जिससे अप्रेजल मिलेगा। तो ये हो गया सर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 लिखो, दे शुड प्रोवाइड, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। पॉइंट नंबर 4 लिख लिया, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसने सबको बुलाया और कहा कि स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया कि भैया आपको इतने घंटे काम करना है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, लंच ब्रेक ऐसा होगा, टाइम से आपको आना है, टाइम से जाना है, और आपको अप्रेजल मिलेगा, यानी कि दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आगे क्या हुआ सर, आगे हुआ ऑब्जरीवाल ने बेसिस बनाया ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सके, किस लिए, कि 50 बॉटल उसने बेचनी है। अब उसने बुला के काम तो बता दिया, अब उसको बेसिस बनाया उसने, यानी प्लानिंग करी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग से, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सके कि कैसे 50 लाख बॉटल वो बेचे। तो आगे लिखो 5, पॉइंट नंबर 5, दे शुड प्रोवाइड द बेसिस, they should provide the basis for strategic decision making, they should provide the basis for strategic decision making, they should provide the basis for strategic decision making। चलो, अब क्या हुआ सर, अब फिर उसने काम करना शुरू करा, अब उसने पर्पस को हेल्पफुल तरीके से, उसने पर्पस को हेल्पफुल तरीके से अचीव करने के लिए मिशन बनाया। अब जो उसका पर्पस था उसको कंप्लीट करने के लिए उसने मिशन बनाया। लिखो, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, फैसिलिटेटिव का मतलब होता है हेल्पफुल। पॉइंट नंबर 6 लिखो, दे शुड बी, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, ब्रैकेट में लिख लेना हेल्पफुल। पॉइंट नंबर 6, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, ब्रैकेट में हेल्पफुल, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ, towards achievement of mission and purpose, towards achievement of mission and purpose। अब क्या करा सर, उसने सारे सेल्समैन को बुलाया और कोरिलेट करा, सारे सेल्समैन को कोरिलेट करा विद ईच अदर। तो पॉइंट नंबर 7 लिखो, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड कोरिलेट विद ईच अदर, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड कोरिलेट, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है इसको ऑब्जेक्टिव अलग उसको ऑब्जेक्टिव अलग, सबके ऑब्जेक्टिव
कोरिलेट होने चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, टाटा कंपनी की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हम 30 लाख कार बनाएंगे, और बेचने वाले को आपने कह दिया 50 बेचेंगे। वो कह रहे हैं कि जब बनेगी 30 तो भाई मैं 50 कैसे बेच पाऊंगा। बात समझ आ रही है? उसका ऑब्जेक्टिव और हमारा, यानी कि बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग वाले का और बेचने वाले का, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कोरिलेट होना चाहिए विद ईच अदर। अब क्या करा उसने सर? अब लास्ट में कंट्रोलेबल, लास्ट में उसने क्या करा? कंट्रोलेबल तरीके से सबसे काम करवाया एंड मेजर करा अपना काम। यानी अब उसने कंट्रोलेबल तरीके से सबसे काम कराया और मेजर करा अपना काम। तो पॉइंट नंबर 8 लिखो, दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। बताओ समझ आया या नहीं आया? दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। अच्छा, उसके बाद सर पॉइंट नंबर 9, 9 में क्या करा उसने? अब लास्ट में सेल्स चेक करी बारी बारी, क्योंकि कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। भाई सेल्स चेक करी हमने, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक कितनी हुई? दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। लिख लो पॉइंट नंबर 9, दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। चल लास्ट में पॉइंट नंबर 10, फिर उसने क्या करा सर? उसके पास कंस्ट्रेन था ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस का, तब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लड़के उसने टारगेट पूरा करा। यानी उसके रिसोर्सेस कम थे, उसके बाद भी उसने क्या करा? टारगेट पूरा करा। तो पॉइंट नंबर 10 है, लिखो, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सेट विद इन कंस्ट्रेन। यानी ऑब्जेक्टिव आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल ही पता नहीं मीनिंगलेस बना दिए। जो आपकी कंस्ट्रेन है, जो आपकी लिमिटेशंस है, उसी के अंदर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट्स, ब्रैकेट में लिख देना लिमिटेड या लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। यानी जो रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर आपके टारगेट सेट होंगे। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी हमें पता है कि भाई लोग जो है वो कार खरीदते ही 10 लाख है और मैंने टारगेट बना लिया 50 लाख का, तो भैया जब लोग ही कम खरीदने वाले, लोगों के पास इनकम ही नहीं है, तो कार कैसे खरीदेंगे भाई? चलो तो पॉइंट नंबर 10 लिख लो, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट, ब्रैकेट में लिख लेना लिमिटेड या लिमिटेशन, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जी बताओ, बात समझ आई? हाँ सर, बात समझ। तो अब आपको क्या करना है सर? आपको ये भी रीड करके आना है। तो जितना मैंने आपको कराया वो सब आपको पढ़ना है। अब हमारा क्या रह गया सर? ये एक बार आप पढ़ लेना, ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, एक बार पढ़ के आना अपने आप से, सिंपल है, कुछ नहीं है। फिर हमारे पास रह जाएगा सर वैल्यूज। ठीक है, चलो एक काम करते हैं सर, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हमने जो जो आज पढ़ाया, जो भी आज क्लास में आपने पढ़ा, सारी चीजें आपको घर पे दोबारा पढ़ के आनी है। इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है तो आप अपनी एक अलग से कॉपी बना के उसमें लिख लीजिए कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, और इसको जरूर जरूर से पढ़ना है। नहीं तो एसएम धोखा दे जाएगी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, एसएम बड़ी बेवफा है। ठीक है, तो आपको भी उसके साथ वफादारी करनी है और ढंग से प्रॉपर तरीके से क्लास खत्म करने के बाद नेक्स्ट डे तक, यानी अगली क्लास देखने से पहले पहले आपको रिवीजन कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने घर वालों को खुश रखिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए और बस अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।